नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह पंचकुला हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, इस साइंस फेस्टिवल की थीम क्या थी? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इस साइंस फेस्टिवल की थीम थी। बताइएगा, हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? चंडीगढ़। और ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स जो हुआ था, यह कहाँ पे आयोजित हुआ था? राजस्थान, जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था? जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया है? हाल ही में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट। कौन सा बिल होगा? प्राइवेट मेंबर्स राइट टू डिस्कनेक्ट। और अभी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अभी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन हो जाएंगे? राहुल गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राहुल गांधी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। और वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। जो बोलते हैं ये सब बताने वाली चीजें हैं क्या? तो इनका जो क्रम हो जाएगा, ये कैवें क्रम के मुख्य चुनाव? 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? वर्ष 2027 में। और अभी तक जो यानी कि 7वीं हो चुकी है। 8वीं जनगणना की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी। फिर पुनः हाँ। और बताइएगा, जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 1872 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो हो जाएंगे। और नियमित जनगणना की 1881 में। और उसके बाद जो हो गया आजाद भारत की पहली जनगणना 1951। सही जवाब हो जाएगा। 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी। और बताइएगा, हाल ही में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? यह 6 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? 6 दिसंबर को। और बताइएगा, बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में। 14 अप्रैल 1891 को मनाया इनका जन्म हुआ था। इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। महापरिनिर्वाण मृत्यु होती है 6 दिसंबर हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% रिजर्वेशन दिया है? यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया। और महाराष्ट्र के हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। और वहाँ भाजपा शासित अभी सरकार शासन कर रही है। बताइएगा, हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? यह फिनो पेमेंट्स बैंक हो जाएगा। कौन सा बैंक हो जाएगा? फिनो पेमेंट्स बैंक हो जाएगा। हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? फिनो पेमेंट्स बैंक हो जाएगा। कौन सा बैंक हो जाएगा? फिनो पेमेंट्स बैंक हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल हो गए हैं? श्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गए हैं। बताइएगा, बिहार विधानसभा के अभी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर प्रेम कुमार। और प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे विधानसभा के? यह नरेंद्र नारायण यादव बने थे। और ये उनके जगह पे अब जो है कार्यभार संभाल लिया है डॉक्टर प्रेम कुमार ने। वो हो जाएंगे अभी विधानसभा के अध्यक्ष।
बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th आवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज का संबंध किससे हो जाएगा? यह सलमान रुश्दी से हो जाएगा। और विक्ट्री सिटी का संबंध किससे हो जाएगा? सलमान रुश्दी से ही विक्ट्री सिटी का भी संबंध हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसी जवाब हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इसलिए मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में मेंस सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यह संस्कार शाश्वत के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? संस्कार शाश्वत के द्वारा जीता गया। और इन्होंने किसको पराजित किया है? मिथुन मंजूनाथ को पराजित किया है। गुवाहाटी मास्टर्स में मेंस सिंगल का खिताब कौन जीते हैं? संस्कार शाश्वत जीते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आगे होमवर्क की कड़ी में आप लोगों के मध्य महेश बंडवाल द्वारा रचित एनसीईआरटी का सारभूत तत्व जो दिया गया था केमिस्ट्री से वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 में रखा गया। और उत्कृष्ट गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रैमजे के द्वारा की गई थी। बताइएगा न्यूलैंड्स के आवर्त में उत्कृष्ट गैसों को स्थान मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था, चूंकि तब तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। बताइएगा न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम कब दिया था? 1865 में दिया था। 1865 में दिया था। और मेंडलीव 1869 में दिए थे। और उसके बाद मोजले 1913। और डोब्राइनर कब दिए थे? 1817 में दिए थे। कब दिए थे? 1817 में दिए थे। बताइएगा वर्तमान में आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? 7 आवर्त एवं 18 समूह हो जाएंगे। 7 आवर्त एवं 18 वर्ग हो जाएंगे। वर्ग या समूह उसी को बोला जाता है। बताइएगा हेलोजन परिवार को इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम कौन सा है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन हो जाएगा। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम में। बताइएगा पृथ्वी का सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु एस्टेटीन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? एस्टेटीन हो जाएगी। और भूपर्पटी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व कौन सी हो जाएगी? एल्युमिनियम। दूसरा कौन हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगी। बताइएगा आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं? वर्ग 18 में, अर्थात उसी को शून्य वर्ग भी बोला जाता है। बताइएगा जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता मुक्त ऊर्जा कहलाती है। बताइएगा सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। बताइएगा सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। और मूर्खों का सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को कहा जाता है। बताइएगा आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों में समानता रखता है, इसीलिए इसका कोई निश्चित स्थान न होने का कारण है। बताइएगा तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह कहलाता है। कौन सा समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। और बताइएगा अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में ही रखे गए हैं। लेंथेनाइड समूह कहां से कहां तक है? 71 तक है। 57 से 71 हो जाएगा लेंथेनाइड। और एक्टिनाइड जो हो जाएगा 72 से 89 है ना? 89 से 103 हो जाएगा। 89 से 103 हो जाएगा एक्टिनाइड। बताइएगा किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? या पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। बताइएगा परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या
क्या होता है, बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटेगा। बताएगा विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, या घटेगी। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पे घटेगी, जबकि बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगी। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। और बताएगा आयनन ऊर्जा जो होती है वह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। बताएगा आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 हो जाएगी। वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 118 हो जाएगी। और प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं, 94। कृत्रिम विधि से निर्मित 24 हो जाएंगे। प्रकृति से प्राप्त तत्व जो हो जाएंगे 94, जबकि कृत्रिम विधि से निर्मित 24 हो जाएंगे। बताइएगा धातु तत्वों की संख्या कितनी है, 91 हो जाएगी। धातु तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 91 हो जाएगी। और बताइए अधातु तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और उपधातु तत्वों की संख्या 7 हो जाएगी। बताइएगा सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे भारी तत्व ओस्मियम हो जाएगा, जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है। बताइएगा भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा तत्व हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। बताइएगा सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है, लिथियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु तत्व कौन हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी। बताइएगा द्रव अवस्था में प्राप्त धातु पारा हो जाएगा। और द्रव अवस्था में प्राप्त अधातु तत्व ब्रोमीन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सी है, या चांदी हो जाएगी। किंतु चांदी महंगी होने के कारण हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। बताइएगा विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन होती है, या ग्रेफाइट हो जाएगी। कौन हो जाएगी, ग्रेफाइट हो जाएगी। बताइएगा सबसे अधिक आघात वर्धनीयता तत्व कौन सा है, सोना हो जाएगा। और सोना का चिन्ह क्या होता है, Au हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Au हो जाएगा। तन्यता जो होती है वो तार हो जाएगी। आघात वर्धनी चादर बनाने के गुण को आघातवर्धिता कहा जाता है। तन्यता जो होती है वो तार बनाने की। बताइएगा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सी है, फ्लोरीन, या फ्लोरीन हो जाएगी। कौन हो जाएगी, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व। बताइएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है, पोटेशियम फ्रांसियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सी है, पोटेशियम और फ्रांसियम हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व, या क्लोरीन हो जाएगा। और सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन ही हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम हो जाएगा। और सोडियम की खोज किसने की थी, सोडियम पोटेशियम हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। बताइए हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम होता है। और बताइएगा मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके, मेंडलीव के अनुसार तत्व, हाँ परमाणु भार के या द्रव्यमान के। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। बताइएगा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था, डॉ ब्राइनर ने 1817 ईस्वी में किया था। बताइएगा किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, आयनन विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयनन विभव कहा जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री आप लोगों के मध्य दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है कॉस्मोस पब्लिकेशन का। बताइएगा कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, या विटामिन की खोज की थी। कैसिमीर फंक ने किसकी खोज की थी, विटामिन की खोज की थी। बताइएगा गाजर जो होता है वह किस विटामिन से भरपूर पदार्थ हो जाएगा, विटामिन ए से भरपूर पदार्थ हो जाएगा। पालक ए से ही भरपूर हो जाएगा। और ई भी होता है, हाँ आयरन भी होता है, आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें। बताइएगा मनुष्य में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाएगा। और शारीरिक वृद्धि व भार में कमी हो जाती है। कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। बताइएगा किस विटामिन में
कोबाल्ट पाया जाता है? B12, जिसको उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा B12 का? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। बताए खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और बता दीजिएगा भोजन पकाने के समय, भोजन पकाते के उपरांत उस भोजन में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी की खोज किन्होंने की थी? हॉलकट के द्वारा की गई थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलकट के द्वारा की गई थी। विटामिन बी की खोज किन्होंने की थी? मैकुलन, ए बी मैकुलन के द्वारा की गई थी। बताइएगा घाव के भरने से घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी सहायक होता है। बताइएगा सर्वाधिक शराब का सेवन करने से कौन सी बीमारी हो जाती है? लीवर खराब हो जाता हाँ, सिलोसिस हो जाएगा। हाँ, सिलोसिस नामक बीमारी हो जाता है सर्वाधिक शराब का सेवन करने से। बताइएगा किलोसिस नामक बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। बताइएगा किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है थायमीन है? विटामिन B1। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। बताइएगा विटामिन B9 जैसी का नाम विटामिन B11 में जो है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। विटामिन B5 का नाम पेंटोथोनिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटोथोनिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। हाँ, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्ट्रोमलेशिया किस में होती है? बच्चों को मनुष्य वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया होती है, बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। बच्चा में होता है। हाँ, विटामिन डी की कमी से शिशुओं में जो है ना रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जबकि वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है वयस्कों में? ऑस्ट्रोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। बताइएगा किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली व जनन क्षमता में कमी हो जाती है? विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल। बताइएगा संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। बताइएगा अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1 पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है अनाज के छिलकों में? विटामिन B1 यानी थायमीन पाया जाता है। बताइएगा भोजन में रेशे की अधिकता जो होती है वह किसके लिए सहायक होती है? पाचन क्रिया में सहायक होती है। भोजन में रेशे की अधिक मात्रा जो होती है पाचन क्रिया में सहायक होती है। इसको अंग्रेजी में फाइबर बोला जाता है, इसलिए ना कहते हैं फाइबर की आवश्यकता कब्ज होने पर कहता है। बताइएगा रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जिससे आंतों में किसके बनने की संभावना कम हो जाती है? अल्सर अर्थात ट्यूमर बनने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। बताइएगा दांतों और हड्डियों की रचना के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी? फास्फोरस है अस्थियों की रचना। हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हो जाएगा रचना के लिए, दांतों और अस्थियों की रचना के लिए। बताइएगा जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन जो होता है वह किस खनिज तत्व के कारण हो पाता है? क्लोरीन के कारण। जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन क्लोरीन के कारण संभव हो पाता है। और जठर रस का जो होता है पीएच मान कितना होता है? 1.2 हो जाएगा। और पित्त रस का जो होता है 7.7 हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक जो होता है वह कौन सा तत्व हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक मैग्नीशियम तत्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम तत्व। बताइएगा पालक जो होता है किस खनिज का प्रमुख स्रोत होता है? पोटेशियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पोटेशियम का हो जाएगा। बताइएगा दूध एवं अंडे जो होते हैं वो किस खनिज के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं? कैल्शियम के लिए हो जाएगा। केला और खजूर आयरन के लिए हो जाएंगे। किसके लिए हो जाएंगे? केला और खजूर आयरन के लिए हो जाएंगे। बताइएगा कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम हो जाएगा। और किडनी में जो पथरी जो उत्पन्न हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी में पथरी हो जाती है। और किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 ग्राम हो जाएगा किडनी का भार। बताइएगा एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए?
1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च मड को पाचन के लिए कौन सा एमाइलेज हो जाएगा? कौन हो जाएगा? एमाइलेज। लाइपेज वसा के लिए, एमाइलेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के लिए, ट्रिप्सिन जो हो जाएगा प्रोटीन के लिए हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से होती है। कितनी होती है? 9.2 होती है। पर 9.2 होती है। बताइएगा किसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग को हो जाता है? किसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है? मंदबुद्धि या बोना हो जाता है आदमी, या आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए प्रदान करता है। और बताइएगा किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से हो जाती है? विटामिन डी की कमी से हो जाती है। बताइएगा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा भाग है? दंत वलय, दांत का एनामेल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पादपों में किसकी संरचना के द्वारा जल ऊपर जाता है? जाइलम की संरचना के लिए। जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। फ्लोएम फूड अर्थात भोजन के लिए। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी साइंस आप लोगों के मध्य फिजिक्स और केमिस्ट्री के माध्यम से दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस जो होमवर्क के माध्यम से बायो जो दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। कॉस्मोस के माध्यम से फिजिक्स और केमिस्ट्री समाप्त कर दिया गया और अब दृष्टि के क्विक साइंस से बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वायरस की खोज सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? इवान विस्की के द्वारा की गई थी। और किस वायरस को खोजा था? टोबैको टीएमवी वायरस को खोजा था सर्वप्रथम। बताइएगा डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य कौन करता है? आरएनए, मैसेंजर आरएनए करता है। आरएनए, एमआरएनए। हाँ। बताइएगा किसका निर्माण केंद्रिका में होता है? यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। राइबोसोम हो जाएगा। और इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता करना होता है। बताइएगा सभी आरएनए में एक छोटा आरएनए होता है। इसका मुख्य कार्य किसको प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना होता है? सभी आरएनए में सबसे छोटा आरएनए, इसका मुख्य कार्य किस अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना होता है? अमीनो अम्ल को लाना रहता है। और अवावीय श्वसन के कारण हमारी मांसपेशियों में किसका जमाव हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का हो जाता है। बताइएगा टीआरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? हरगोविंद खुराना का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हरगोविंद खुराना का हो जाएगा। उनके इस योगदान के लिए नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट होले के साथ संयुक्त रूप से कब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1930 में किन्हें दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। और बताए नील्स बोर जो थे इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1922 में दिया गया था। नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1922 में नील्स बोर को दिया गया था। बताइएगा अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन हो जाएगी। अनुवांशिकता की इकाई क्या हो जाएगी? जीन हो जाएगी। बताइएगा जीन डीएनए का वह भाग होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जो है जीन अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकेरियोटिक जीवों में यह किसका निर्मित होता है? यह डीएनए का निर्मित होता है। किसका निर्मित होता है? यूकेरियोटिक जीवों में डीएनए का निर्मित होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार 20,000 से 25,000 मानव प्रोटीन कोडिंग जीन्स का है। जीन अपना कार्य किसके माध्यम से करता है? एंजाइमों के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? एंजाइम के माध्यम से करता है। किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया से नियंत्रित होता है। क्या होता है? विशिष्ट उपापचय क्रिया से नियंत्रित होता है। जीन जो होता है वो एंजाइम पर निर्भर रहता है। किसके माध्यम से अपना सारे कार्य करता है? एंजाइम के माध्यम से। और एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। बताइएगा पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो पादपों के लिए अनुपयोगी होते हैं। यह किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं?
नहीं, त्वचा से ही निकलते हैं, उनकी त्वचा से निकलते हैं। छाल पे नहीं देखते हैं अपशिष्ट पदार्थ, गोंद उंद जो निकलता है। बताइएगा, अफीम जो हो जाएगा वो पादप का क्या हो जाएगा? अपशिष्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपशिष्ट ही हो जाएगा अफीम। और पुनैन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? अपशिष्ट, सिंकोना की छाल से। रेस्पिरिन किससे प्राप्त होता है? राउफेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। रेस्पिरिन किससे प्राप्त होता है? राउफेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। और निकोटीन किससे प्राप्त होता है? तंबाकू की पत्तियों से यह अपशिष्ट प्राप्त होता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है, बहुत से माध्यमों से। बताइएगा, कैफीन जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? कॉफी के बीज से प्राप्त होता है। कैफीन किससे प्राप्त होता है? कॉफी के बीज से प्राप्त होता है। और थीन किससे प्राप्त होता है? चाय की पत्तियों से थीन प्राप्त होता है। चाय की पत्तियों से क्या प्राप्त होता है? थीन। और कॉफी के बीज से क्या प्राप्त होता है? कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है। बताइएगा, मेरीजुआना जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? भांग से। मेरीजुआना किससे प्राप्त होता है? भांग से प्राप्त होता है। और बताइए, एट्रोपिन किससे प्राप्त होता है? एट्रोपा की जड़ों से। एट्रोपिन किससे प्राप्त होता है? एट्रोपा की जड़ों से एट्रोपिन प्राप्त होता है। और हींग किससे प्राप्त होता है? फेरुला पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है। हींग किससे प्राप्त होता है? फेरुला पौधे की जड़ से हींग प्राप्त किया जाता है। बताइएगा, रबड़ जो होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है? लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। हिबिया पौधे से प्राप्त, लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है रबड़। और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत के किस राज्य में किया जाता है? केरल राज्य में किया जाता है। और विश्व में थाईलैंड में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन। अभी कर्नाटक में सुपारी, हाँ सुपारी तो कर्नाटक है। रबड़ जो हो जाएगा केरल ही। कत्था जो है किससे प्राप्त किया जाता है? एकेसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। कत्था किससे प्राप्त किया जाता है? एकेसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। और हींग किससे प्राप्त होता है? फेरुला पौधे की जड़ से। कत्था एकेसिया पौधे की लकड़ी से। और कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? ओक वृक्ष की छाल से कॉर्क प्राप्त किया जाता है। इसकी पूरी छाल को ना उतार के कॉर्क में परिवर्तित किया जाता है। बताइएगा, जंतु कोशिकाएं प्रायः कितने कितने से कितने म्यू मीटर तक होती है? 10 से 30 म्यू मीटर हो जाएगी। जबकि पादप कोशिकाएं 10 से 100 म्यू मीटर तक हो जाएंगी। बताइएगा, जंतु कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती है। यह किस आकार में अनियमित आकार हो सकती है? गोला या अनियमित आकार की हो सकती है। और पादप कोशिकाएं ज्यादातर किस आकार की होती है? चौकोर या घनाकार आकृति की होती है। बताइएगा, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रह किसके रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रहण किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। बताइएगा, पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रहण किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। बताइएगा, जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में किसके वृद्धि होने से होती है? वृद्धि कोशिकाओं की संख्या होने से जंतुओं में वृद्धि होती है। जबकि पादप में वृद्धि किस प्रकार होती है? कोशिका के आकार में। जंतु में जो हो जाएगी वृद्धि कोशिकाओं की संख्या बढ़ने पे होती है, जबकि पादप में आकार बढ़ने पे वृद्धि होती है। जबकि बताइएगा, जंतु और पादपों में भिन्नता किसके द्वारा पता की जाती है? कोशिका भित्ति के माध्यम से की जाती है। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पे क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। जबकि पादप में क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की निर्मित होती है। किसकी निर्मित होती है? सेल्यूलोज की निर्मित होती है। बताइएगा, पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिकाओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कोशिका विभाजन कहलाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिका के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन कहलाती है। और कोशिका विभाजन जो है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री। और मानव में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताइएगा, समसूत्री विभाजन में गुणों की संख्या जो होती है क्या रहती है? समान रहती है। अतः विभाजन कोशिका के गुण वृद्धि मरम्मत आदि के लिए होता है। समसूत्री विभाजन के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, 2 भागों में बांटा गया, केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव विभाजन हो जाएगा। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाले संतति अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। बताइएगा, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में इस विभाजन द्वारा अगुणित युग्मनज बनते हैं, जो क्या कहलाते हैं? यह क्रिया क्या कहलाती है?
निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। निषेचन द्वारा पुनः द्विगुणित अवस्था प्राप्त करते हैं। और मायोसिस के अंत में कितने अगुणित कोशिकाएं बनती है? 4 4 अगुणित कोशिकाएं निर्मित होती है। मायोसिस कितने चरण में पूर्ण होता है? 2 चरण में पूर्ण होता है। गुणों की संख्या आधी रहती है, जबकि प्रत्येक गुण सूत्र के 2 अर्धगुण सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताना है। बताइएगा, समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका किसमें होती है? कायिक कोशिका में होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन किसमें जाएगा? जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। और समसूत्री विभाजन जो कायिक कोशिकाओं के मध्य होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जिसमें जनन कोशिकाएं सम्मिलित होती है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मनज बनते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं। और समसूत्री विभाजन कितने चरण में पूर्ण होता है? 2 चरण में। और अर्धसूत्री यह भी 2 चरण में पूर्ण होता है। बताइएगा, समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर में गुणसूत्र मध्य कहां पर अव्यवस्थित होता है? यह मध्य पट्टिका में व्यवस्थित होता है। समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर में गुणसूत्र जो होता है मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं तथा द्विसूत्री होते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन में मेटाफेज में गुणसूत्र 4 सूत्रीय होते हैं, जबकि मेटाफेज में समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करते हैं? मीसोसोम करते हैं। कौन करते हैं? मीसोसोम। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीसोसोम करता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो साथियों, दृष्टि पब्लिकेशन का जो भी बायो आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया डिस्कशन के माध्यम से। और अभी साइंस ही चल रहा है, जिसमें आप लोगों के मध्य द एग्जाम पोर्टल का जो साइंस दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, सीधे धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जाएंगी। और दूरी बढ़ने पर यह कम हो जाती है। दूरी बढ़ने पर यह कम हो जाती है। बताइए, किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बाहर में किधर से किधर निर्मित होता है? बाहर में उत्तर से दक्षिण की ओर निर्मित होता है, जबकि भीतर में चुंबक के भीतर जो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर निर्मित होता है। बताइएगा, किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति वाले समय परिवर्तित होते रहता है? किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होते रहता है? या चाल एवं वेग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चाल एवं वेग। किसी प्रोटॉन का चाल एवं वेग जो होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होते रहता है। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय कहलाती है। बताइएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किया जाता है। बताइएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई है? माइकल फेराडे के द्वारा की गई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किसने की है? माइकल फेराडे के द्वारा की गई है। बताइएगा, चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है? विकर्षण हो जाएगा और विपरीत के मध्य आकर्षण हो जाएगा। स्वजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण अर्थात विकर्षण हो जाएगा और विपरीत के मध्य आकर्षण हो जाएगा। बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। बताइएगा, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। बताइएगा, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी कार्य करती है। बताइएगा, डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? यह फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित हो जाएगा डायनेमो। और डायनेमो जो होता है वह किस ऊर्जा में परिवर्तित कर यांत्रिक को विद्युत में कर देता है। टरबाइन किसको करता है? स्थितिज को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है टरबाइन। बताइएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग
किस उद्देश्य से किया जाता है? वोल्टेज वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए। धारा पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, यह सिर्फ वोल्टेज को कम या ज्यादा में करके परिवर्तित करता रहता है। बताइएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? बल को संकेतित करता है। किसको संकेतित करेगा? बल को। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर इंगित करता है? चालक की गति की दिशा की ओर इंगित करता है। किसकी ओर इंगित करता है? चालक की गति की दिशा की ओर इंगित करता है दाएं हाथ में। बताइएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार तर्जनी को किस ओर संकेत करना होता है? क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करेगा। किसकी ओर संकेत करेगा वाम हस्त नियम में? चुंबकीय क्षेत्र की ओर करेगा। बताया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार मध्यमा किसकी ओर संकेत करती है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर। बल, धारा और बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और धारा हो जाएगी, इस प्रकार होती है। बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। बताइएगा किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम को ज्ञात कर सके? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा, उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? यह दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थिंग। और बताइएगा गर्म का रंग कैसा होता है? लाल हो जाएगा, इसको लाइव तार भी बोला जाता है। और उदासीन का कैसा हो जाएगा? काला। और अर्थिंग का कैसा हो जाएगा? हर। अर्थ जो हमारी पृथ्वी हरी है इसलिए हरा का प्रयोग होगा। और लाइव तार जो लाल डेंजर होता है इसलिए लाल। और उदासीन अर्थात ठंडा जो हो जाएगा वो काला हो जाएगा। बताइएगा स्विच लगाए जाते हैं किस तार में? लाइव तार में स्विच लगाए जाते हैं। बताइए विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। इसका जो होता है ना गलनांक निम्न होता है जबकि प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए उच्च प्रतिरोध होने पे हीट बढ़ता है जिसके कारण यह गल जाता है और परिपथ खुला हो जाता है, खुल जाता है परिपथ। बताइएगा विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है? लाइव तार में जोड़ा जाता है। बताइए चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई ध्यान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? ऊपरी मुखी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊपरी मुखी हो जाएगी। बताइएगा वास्तव में विद्युत जनित्र जो होता है किसका क्या कार्य करता है? विद्युत जनित्र ऊर्जा परिवर्तक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है विद्युत जनित्र? विद्युत जनित्र ऊर्जा परिवर्तक की तरह कार्य करता है। हाँ विद्युत जनित्र हो जाएगा। बताइएगा विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ फैराडे के नियम पे आधारित हो जाएगा, फैराडे के सिद्धांत पे। बताइएगा लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? अत्यधिक बढ़ जाता है जिसके कारण विद्युत फ्यूज गल जाते हैं। बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहा जाता है। जनरेटर जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। बताइएगा मुक्त रूप से लटकी हुई कोई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है। क्या होता है? चालक का प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है। बताइए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट तक प्रत्यावर्तित वोल्ट होते हैं? 220 वोल्ट होती है। बताइएगा हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अपना भारत में 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? यह फैराडे के नियम पे आधारित होगा। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे? बैटरी। शुष्क सेल अर्थात बैटरी हो जाएगा। बताइएगा चुंबक का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबक का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। चुंबक का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3600 जूल अर्थात 3.6 गुने 10⁻6 जूल हो जाएगा। और 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है?
1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3600 जूल। बताइएगा विद्युत फ्यूज जो होता है वह किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? सीसा और टीन से निर्मित होता है। सोल्डर अर्थात सीसा और टीन से निर्मित होता है। बताइएगा फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से हो जाएगा। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। इक्का सिलिकॉन किसे कहा जाता है? जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन कहा जाता है। बताइएगा कार के बैटरी का कैथोड किसका निर्मित होता है? हाँ लेड ऑक्साइड का हो जाएगा। लेड ऑक्साइड का हो जाएगा। कार के बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड का होता है। बताइएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, लाउड स्पीकर जो करेगा विद्युत को ध्वनि में करेगा। बताइएगा ट्रांसफार्मर किसको रूपांतरित करता है? धारा और वोल्टेज को ट्रांसफार्मर रूपांतरित करेगा। बताइएगा बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट्स के खपत के मापन पर आधारित है। बताइएगा जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? ऑस्टेड का गया था। किसका गया था? ऑस्टेड का गया था। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इसे विक्षेपण को सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? ऑस्टेड का गया था। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बताइएगा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किसकी ओर निर्देश करता है? चालक की गति की दिशा को निर्देशित करता है। बताइएगा कौन सा चुंबकीय फ्लक्स का इकाई होता है? वेबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था साइंस का वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं अलंकृत है? 17 भाषाएं अलंकृत हो जाएंगी। कितनी भाषाएं अलंकृत हो जाएंगी? 17 भाषाएं अलंकृत हो जाएंगी। बताइएगा कंबाला खेल जो होता है वह कहाँ किस राज्य का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। और जल्लीकट्टू कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। बताइएगा स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। बताइएगा कीमोथेरेपी जो है वह किस बीमारी के इलाज में की जाती है? कैंसर में किया जाता है। और बताइएगा इंडोस्कोप जो होता है वह कैसी जांच होती है? आंतरिक जांच हो जाएगी। इंडोस्कोप जो हो जाएगी आंतरिक जांच हो जाएगी। और यह TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परिघटना के कारण ही संभव हो पाती है। बताइएगा विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हो जाएगी। किन की हो जाएगी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हो जाएगा। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम ही हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन हो जाएंगे? पिंगाली वेंकैया हो जाएंगे। और राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम रॉकेट हाँ के सिवान हो जाएंगे। के सिवान मिसाइल मैन हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। रॉकेट मैन जो हो जाएंगे वो आज ही पढ़े थे के सिवान हो जाएंगे। के सिवान। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिंगाली वेंकैया। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में। भिकाजी रुस्तम कामा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन हो जाएंगे। तुलसीदास किसके समकालीन हो जाएंगे? अकबर के। भगत सिंह को कब फांसी दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बताइएगा ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला निकोला एडम्स हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? निकोला एडम्स। बताइएगा सचिन ने अपना पहला टेस्ट जो है किस देश के विरुद्ध खेला था? पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। 1989 में खेला था। सचिन ने अपना पहला टेस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध 1989 में खेला था। भारत का प्रथम बैंक कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बताइएगा प्रथम ओलंपिक खेल जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस में 776 ईस्वी में किया गया था। इसरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा
वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 78%। बताइए शिमला समझौता कब हुआ था? 1872 में ही हुआ था। बताइएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण 1972 बताइएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रन्नाडे हो जाएंगे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। और HTTP का क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नासा कहाँ स्थित है? अमेरिका वाशिंगटन DC में हो जाएगा। बताइएगा भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। और वर्तमान में कौन है? अमित शाह हो जाएंगे। बताइएगा डायलिसिस से शरीर के किस अंग का उपचार किया जाता है? किडनी का किया जाता है। डायलिसिस से शरीर किडनी का उपचार किया जाता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बताइएगा फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची को कहा जाता है। फलों का राजा आम को। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? चना को। और दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा गया है? इलायची को। और मसालों का राजा गोलकी को कहा गया है। गोलकी। हरा सोना किसे कहा गया है? चाय को। कपास जो है ना सफेद सोना होता है। सुनहरा जो होता है वो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। बताए मछलियों की रानी हिल्सा मछली हो जाएगी। मछलियों की रानी कौन हो जाएगी? हिल्सा मछली। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने इसको राष्ट्रीय मछली घोषित किया है, हिल्सा मछली को। बताइएगा कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का क्या नाम था? कोलंबिया हो जाएगा। बताइए त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू विज्ञान कहा जाता है। बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको और एक और उपनाम से जाना जाता है, लाख बख्श के उपनाम से जाना जाता है। किसके उपनाम से जाना जाता है? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। बताइएगा स्वच्छ भारत अभियान मिशन का लक्षित वर्ष कब तक था? 2019 तक था। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। और सम्राट अशोक जो थे वो किस वंश से संबंधित हो जाएंगे? मौर्य वंश से हो जाएंगे। और सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार जो हो जाएंगे मौर्य वंश से, और बिंबिसार जो हो जाएंगे वो हर्यक वंश से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यूरी गागरिन हो जाएंगे, जो रूस के थे। और अभी हाल फिलहाल में अंतरिक्ष में 1000 से ज्यादा दिन बिताने वाले रूस के कौन से व्यक्ति है? एलेक्सी लेनेलोव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एलेक्सी लेनेलोव। बताइएगा केसर की खेती किस राज्य में की जाती है? भारत के जम्मू कश्मीर में की जाती है। और केसर जो है किससे प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा किसी तार का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तार का प्रतिरोध दुगुना करने पर वोल्टेज कम हो जाएगी। बताइएगा भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा था? एप्पल हो जाएगा। और यह 1981 में छोड़ा गया था। बताइएगा जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं? 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। और मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक एवं चवर्णक हो जाएंगे। 4 प्रकार के दांत होते हैं। और मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत उत्पन्न होते हैं? मुख में 52 दांत होते हैं। दूध के दांत कितने हो जाएंगे? 20। और 32 दांत संपूर्ण मुंह में उपस्थित होते हैं। बताए भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? डिगबोई असम हो जाएगा। और किडनी स्टोन का कारण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोग के मध्य दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस अर्थात पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अभी वर्तमान में बिहार में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। बताइएगा गोकुल जो है बिहार राज्य के किस जिले में हो जाएगा? बक्सर में हो जाएगा। और बताइएगा उदयपुर या पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा गोकुल बक्सर, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, नागीनक्की जमुई, और उसके बाद कांवरताल आपका बेगूसराय, और एक गोगला हो जाएगा कटिहार में।
6 हो जाएंगे बिहार में। बताइएगा भारत में आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह गुजरात हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.63% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.63% हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो आर्द्रभूमि स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? यह वेम्बनाड कोल हो जाएगा जो केरल का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा? वेम्बनाड कोल जो केरल का हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला और सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य तो गुजरात है ही। वेम्बनाड कोल जो हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि हो जाएगा। बताइए भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना मिलियन हेक्टेयर है? 13.3 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13.3 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। 2020 में जो है आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जैव विविधता। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और 2021 में आर्द्रभूमि और जल इसका थीम था। 2022 में लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। बताइएगा आर्द्रभूमि के भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो कौन सा स्थल हो जाएगा? सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड हो जाएगा जो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक रामसर स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में हो जाएंगे। 16 आर्द्रभूमि वर्तमान में 20 हुई है पुराने डेटा के अनुसार इसमें दिया हुआ है। 20 आर्द्रभूमि क्षेत्र हो जाएंगे तमिलनाडु में। उसके बाद बताइएगा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है वह कब पारित किया गया था? यह 2002 में 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो कब की गई थी? यह 2003 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2003 में की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो वह कहाँ स्थित है? वह चेन्नई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। बताइए भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और भारत में हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1992 में प्रारंभ हुई थी। और हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ है? जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल यह 2003 से लागू हुआ है। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ है? 2003 से लागू हुआ है। बताइएगा सुंदरी नामक वृक्ष जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? यह सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। बताइएगा श्रू और टेपियर जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? श्रू और टेपियर यह हिमालयन श्रृंखला में पाए जाते हैं। श्रू और टेपियर। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुयात्रा में पाए जाते हैं जो संरक्षित हो जाएंगे। बताइएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है यह पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय हो जाएगा। 0 से 30, 30 से 45, 45 से 66, 66 से 90। बताइएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए प्रख्यात है? घड़ियाल की संख्या। भितरकनिका कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। वो अथी है बीच है कोंदन, उसी कछुए के नाम पे ही है वो बीच का नाम। बताइएगा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंगल मृग के लिए हो जाएगा। और बताइए संगाई मृग जो है वह कहाँ पाई जाती है? भारत में मणिपुर में पाई जाती है। लोकटक झील केबुल लामजाओ में संगाई हिरण पाई जाती है। और हिंगल मृग कहाँ पाई जाती है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। बताइएगा
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस जीव के लिए प्रख्यात है? यहाँ मध्य प्रदेश में, और बारहसिंगा के लिए। सही जवाब बारहसिंगा के लिए प्रख्यात हो जाएगा। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे किसके नाम से जाना जाता है? कैट बियर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैट बियर। और WWF के सहयोग से 1996 में लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1996 में WWF संगठन के सहयोग से की गई थी। मगरमच्छ संरक्षण के लिए परियोजना कब बनाई गई थी? 1974 में परियोजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1974 में। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ स्थित है? केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में। मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। भूमि जल वायु के भौतिक रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य व अन्य जीवधारी उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रदूषण कहलाएंगे। बताइएगा वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उसे क्या कहा जाता है? वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदूषक कहा जाता है। बताइएगा पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द पॉल्यूशियोनोम से हुई है। किससे हुई है? पॉल्यूशियोनोम से हुई है। बताइएगा सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभावों को क्या कहा जाता है? सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभावों को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। इसलिए मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में हो जाएगा। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। जीव को पहले बचाया, वन को बाद में बचाया। 72 में वन्य जीव हो जाएगा और वन हो जाएगा 1980 में। बताइएगा प्रदूषकों को कितने आधारों यथा उत्पत्ति, स्रोत, अवस्था, स्वरूप एवं निस्तारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? 4 आधारों पर भी वर्गीकृत किया गया। कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया? 4 आधार। बताइएगा प्राकृतिक प्रदूषक जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाले गैस कौन कौन सी है जो वानिकी और समुद्री कण जलवाष्प SO2 NO2 हो जाएगा। SO2 और NO2। वैसे गैस, धूम, ऊष्मा, कणिकीय पदार्थ आदि जो मानव द्वारा जनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानव जनित प्रदूषक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मानव जनित प्रदूषक। वे प्रदूषक जो मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं कौन से प्रदूषक कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे DDT, CO2, CO, प्लास्टिक, SO2, NH3, NO, NO2। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यह राष्ट्रपति शासन जो होता है वह किस अनुच्छेद के माध्यम से लागू किया जाता है? 356 के माध्यम से लागू किया जाता है। यदि राष्ट्रपति यह समझ जाता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा करता है। यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? 360। और वित्तीय आपात अभी तक भारत में कितनी बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा। और वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368 के तहत हो जाएगा। संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? 368 के तहत हो जाएगा। बताइएगा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो था वह किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त था जो समाप्त हो गया? 370 अनुच्छेद के तहत प्राप्त था। बताइएगा कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित करते हैं। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। यह किस अनुच्छेद के द्वारा संभव हो पाता है? यह 371 अनुच्छेद के तहत। और राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएंगे। ये इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 394 के क में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 394 के क में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था?
1947 में आया था। कब आया था? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जैसे कि प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। यह किस अनुच्छेद के द्वारा संभव हो पाया था? यह अनुच्छेद 395 के तहत। बताइएगा संविधान, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जो थी वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे था? भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधियों को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। यह किस संविधान संशोधन के तहत संभव हो पाया था? यह दूसरे संविधान संशोधन के तहत संभव हो पाया था। और दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। बताइएगा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती थी? यह चौथा संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? चौथा। 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था? यह छठा संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था। और यह कब हुआ था छठा संविधान संशोधन? 1956 में। और 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों का उल्लेख है? तीन सूचियों का उल्लेख हो जाएगा। राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में पूर्व में कितने विषय थे? 97 पूर्व में थे, अभी वर्तमान में 100 हो जाएंगे। और उसके बाद अभी राज्य सूची में कितने विषय हो जाएंगे? 67 तब पूर्व में था, अब 66 हो जाएगा। 67 बोली, 66 पूर्व में था, अब 61 हो गया, जिसको 5 को हटा के समवर्ती में भेज दिया। और समवर्ती में पूर्व में 47 था, अब 52 हो गया। बताइएगा भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ था, जिनमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। बताइएगा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर व नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था? यह 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दिया गया था। और 1961 में पुर्तगाली भारत छोड़ के गए थे। और सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में कब आए थे? 1498 में। सबसे पूर्व में आए थे और सबसे पश्चात में गए थे। बताइएगा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 13वां संशोधन 1962 के तहत दिया गया था। किसके तहत दिया गया था? 13वां संशोधन 1962 के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दिया गया था। बताइएगा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन हो जाएगा। बताइएगा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन किया गया तथा उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया था? यह 19वां संविधान संशोधन 1966 के तहत दिया गया था। बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत असम से अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था? यह 22वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और यह 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी दिया गया था होमवर्क वो समाप्त कर दिया गया डिस्कशन के माध्यम से। अब आप लोगों के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपमा किसे दी गई है? या जमनालाल बजाज को दी गई है? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपमा किसे दी गई है? जमनालाल बजाज को। लिटिल कॉर्पोरल की उपमा किसे दी गई है? नेपोलियन बोनापार्ट को। और इसके पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को किस द्वीप पर कैद करके रखा गया था? सेंट हेलिना द्वीप पर कैद करके रखा गया था। बताइएगा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किन्हें कहा गया है? जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा गया। बताइएगा लाल बाल पाल किन्हें कहा गया है?
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। और ये किस दल से, कांग्रेस के किस दल से? गरम दल से थे। ये गरम थे और इसीलिए गरम दल में थे। बताइएगा मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा गया है? मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क को कहा गया है। मेड ऑफ ऑलियंस किसने कहा गया है? जॉन ऑफ आर्क को। बताइएगा कपिल वस्तु जो है वह किस व्यक्ति से संबंधित स्थान हो जाएगा? गौतम बुद्ध से हो जाएगा। कॉर्सिका किससे हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट से हो जाएगा कॉर्सिका। मेसिडोनिया किससे हो जाएगा? सिकंदर महान से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा मेसिडोनिया? सिकंदर महान से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा पवनार जो है वह किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा? विनोबा भावे से हो जाएगा पवनार संबंधित। बताइए वेलूर किससे संबंधित हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस से संबंधित हो जाएगा वेलूर। बताइएगा फतेहपुर सिकरी किससे संबंधित हो जाएगा? अकबर महान से। और बारदोली सरदार पटेल से। वाटरलू किससे संबंधित हो जाएगा? नेपोलियन से हो जाएगा। और जेरूसलम ईसा मसीह। कुशीनगर गौतम बुद्ध से। और सेवाग्राम महात्मा गांधी। तलवंडी गुरु नानक देव से संबंधित हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी में ही हुआ था। और बताए शांति निकेतन से संबंधित कौन हो जाएंगे? RNT हो जाएंगे। और मकदूनिया से सिकंदर महान हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में स्पीडी का जो करंट दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब से कर दिया गया? 2021 में कर दिया गया। बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1991 में। कब दिया गया था? 1991 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और बताइएगा 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर और प्रवीण कुमार हो जाएंगे। जिससे बताइएगा प्रवीण कुमार का संबंध किससे हो जाएगा? ऊंची कूद से हो जाएगा। ऊंची कूद से संबंधित हो जाएंगे। और पैरा एथलीट हो जाएंगे। पैरा ऊंची कूद से हो जाएंगे। और बताए मनु भाकर का संबंध किससे हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा। मनु भाकर का संबंध किससे हो जाएगा? शूटिंग से। और हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। और डी कुकेश का शतरंज से संबंधित हो जाएगा, यानी चेस से संबंधित। हाल फिलहाल में किस देश के द्वारा शतरंज में प्रतिबंध लगा दिया गया है? अफगानिस्तान के द्वारा लगा दिया गया है। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार जो है 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 34 हो जाएगा। 34 दो लाइफ टाइम वाला भी मिला के, हाँ 34 अर्जुन पुरस्कार। बताइएगा सर्वाधिक संख्या जो अर्जुन पुरस्कार देने वाले व्यक्तियों में किससे संबंधित हो जाएंगे? पैरा एथलीट अर्थात एथलीट से संबंधित हो जाएंगे, एथलेटिक्स से। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति स्वीटी बुरा जो है वह किस खेल से संबंधित हो जाएंगी? स्वीटी बुरा या बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएंगी। वही इसकी पत्नी थी दीपक हुड्डा की, जिनसे अभी इनका हाल फिलहाल में विवाद चल रहा था। बताइएगा और दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? कबड्डी से। कबड्डी से दीपक हुड्डा हो जाएंगे। प्रदीप नरवाल और दीपक हुड्डा जो हो जाएंगे ये। एक दीपक हुड्डा आपके क्रिकेट से भी, हाँ क्रिकेट में भी है, वो भी चर्चित है। हार्दिक पांड्या ब्रदर से हुई थी। बताइएगा संजय राणा का संबंध जो है वो किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हॉकी से संजय राणा का संबंध हो जाएगा। जर्मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से ही हो जाएगा। सुखजीत सिंह का संबंध हॉकी से हो जाएगा। बताइएगा दीपाली जीवन जी जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए 2024 में, दीपाली जीवन जी, दीप्ति जीवन जी, इनका संबंध किससे हो जाएगा? पैरा एथलेटिक्स से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पैरा एथलेटिक्स से। और अभय सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? ये स्केवेस से हो जाएंगे। अनाहत सिंह और अभय सिंह जो हो जाएंगी स्केवेस से संबंधित है। अनाहत सिंह को नहीं मिला है, अभय सिंह को मिला है अर्जुन पुरस्कार। बताइएगा सर्वजोत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है? यह शूटिंग से हो जाएगा। सर्वजोत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा। मिक्स में जीते थे ये भी मनु भाकर के साथ। बताइएगा अमन सहरावत का संबंध किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। अमन सहरावत का संबंध किससे हो जाएगा? कुश्ती से। बताइएगा अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो 2024 में 2 व्यक्तियों को मिला है उसमें मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो हो जाएंगे वह किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? पैरा तैराकी से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? पैरा तैराकी से संबंधित हो जाएंगे। और सुचा सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? एथलेटिक्स से हो जाएगा। और स्वप्निल कुशाले का संबंध किससे हो जाएगा? शूटिंग से ही हो जाएगा। कपिल परमार का पैरा जूडो से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? पैरा जूडो से।
बताइएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें कुल पुरस्कार राशि कितनी है? या 25 लाख हो जाएगी। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख, और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख दिया जाता है। तो साथियों, स्पीडी पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर का आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य, जैसा कि ग्रुप का नियम है, लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। नगरों का नगर क्या कहलाता, नगरों का नगर जो है वह किसे कहा जाता है? नगरों का नगर जो है वह किसे कहा जाता है? तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और जिन भी साथियों को हमारा यह डिस्कशन अच्छा लगता है तो अपना प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिए, और अपने ग्रुप्स एवं दोस्तों में हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादातर संख्या में जो भी साथी जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं वो लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।